क्या, मैं साकिब उस वक्त आईनी शायद था, 8 फरवरी 8 फरवरी को आईनी शायद था, मैं सामने था। वकला जो हैं ये निकले बाहर, जो है ना चीफ जस्टिस की चैम्बर की तरफ जा रहे थे और उनके कोर्ट रूम की तरफ गालियां देते हुए जा रहे थे, और उनसे वो गुस्सा इस तरह ना खून की तरफ, वो मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया, मैं हम क्योंकि वो हम समझते हैं कि यार ये हमारे सहाफी, क्योंकि हम यार एक ही दोस्त हैं, तो मैंने क्या किया, वो मोबाइल पकड़ लिया। मुझे वो एक उन्होंने कहा ये मोबाइल इसको तोड़ दो, ये कर दो, वो कर, दो ने पकड़ लिया। एक हमारे वकील दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, उसने कहा कि नहीं नहीं ये हमारे दोस्त हैं, रहने दो। बाद में मुझसे वो वीडियो भी जो है वो मुझे डिलीट करवाई गई मुझे, और एक ने कहा कि नहीं नहीं छोड़े इसको, तोड़ दे मोबाइल। हम यार साकिब आपको भी पता है कि मोबाइल जो भी हो हमारे लिए तो बजट, बस मैंने कहा यार मैं एक मिनट ठहर जाए, जो मैंने देखा मुझे खौफ आया कि यार ये पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, और जो फिर ये आगे गए और इन्होंने जिस तरीके से वहां अटैक किया और पत्थर मारे पूरे, इसके अलावा जो इन्होंने वहां बातें की और जिस तरीके से गालियां दी, चीज दरवाजे तोड़ दिए, वहां पे जो सिक्योरिटी थी वो पीछे हट गई, चीफ जस्टिस जो है वो चैम्बर में अकेले रह गए, वही बात, और उनके चैम्बर को तोड़ दिया, उनकी स्क्रीनें, हर चीज। ये मैं कहता हूँ 6 घंटे कम से कम जो है उनको उस अबस बेजा उसको कहेंगे उसमें रखा, गालियां देते रहे, किसी बंदे को जो है वो अंदर दाखिल नहीं होने दिया, एक खौफो इराज था। और उसमें मतलब वो जरा वीडियो मैं तो कहता हूँ किसी दिन चलाया नहीं चाहिए, इनको दिखाने चाहिए चेहरे के, यार ये चेहरे थे, ये चेहरे थे। और इसमें क्रेडिट वैसे साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को भी जाता है कि उन्होंने फुली सपोर्ट किया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को इस मामले में, और वकला तंजीमें जो बड़ी थी उन्होंने पहले बिल्कुल वो कोई, उन्होंने कहा जी गलत किया है, इनको कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब ATA लगा, लोगों को महीना महीना गए, तो बाद में उन्होंने कहा जी कि इनको छोड़ दें तो ठीक है। लेकिन ये है कि जो कुछ उस दिन इन्होंने किया वकीलों ने, मैं समझता हूँ कि ये किसी तरह भी इस काबिल नहीं थे कि इनको जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया जाता। और अगर ऐसे छोड़ दिया जाता तो आज तक बहुत सारे और वाकयात हो चुके होते। और मैं ये बता दूं 8 फरवरी 2021 से लेकर आज, ये हम जो है सितंबर 2022 में बात कर रहे हैं, तो 1.5 साल में ये असर हुआ है इनके खिलाफ जो मुकदमे बने, जो मौतलियां हुई, जितने भी केसेस बने, इनको पता चला, और आज तक इसलिए कोई वाकया नहीं हुआ, उसका एक असर है। और इसके अलावा फुटबॉल ग्राउंड में आपको कहूंगा कि फुटबॉल ग्राउंड पे इलीगल गैर कानूनी कब्जा इन्होंने किया हुआ था, चैम्बर्स बनाए हुए थे। ताकतवर दो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार, जिनका दौर दारा, इनकी दहशत किसी ने कोई काम नहीं करा सके, वो फुटबॉल ग्राउंड नहीं खाली करवा। बिल्कुल, और फुटबॉल ग्राउंड जो है वो इस दौर में जो वो खाली करवाया गया। तो ये मेरा ख्याल में ये कंट्रोल जो है वो वकला को कंट्रोल करना ये नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन ये कंट्रोल हुए। और जो वाकया था उस वाकये के हवाले से अगर ये कहा जाए कि नहीं वकला जो है वहां पर फूल फेंकने आए थे, ऐसी बात नहीं है। वो आई विटनेस, मैं आई विटनेस, बिल्कुल, कि ये मैंने देखा कि जिस तरीके से ये गए गालियां दे के और जिस तरीके से पथराव किया, सब कुछ सामने। अब अपोजिशन पे आते हैं कि जो अपोजिशन थी उस वक्त की, मतलब 3 साल की दौर की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उनको बेल दी गई, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, फरियाल तालपुर हैं, शर्जील इनाम मेमन हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं। इन तमाम को खास तौर पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उसके हवाले से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि उनको जमानत जब दी गई तो कितना वो एक टेंस माहौल था। टेंस माहौल आप समझ जाएंगे, सेम पेज था उस वक्त, सेम पेज था। निसार साहब बीमार थे, वो उनको दिल का कोई प्रॉब्लम था, वो स्टंट कहते थे कि डला है, या वो आए बीमारी में, उन्होंने दिन को 12-1 बजे केस की समाअत की, उन्होंने गुस्सा निकाला कि ये 30 पेजेस का भी कोई बेल मैटर होता है, ऑर्डर होता है, और उसके बाद खोसा साहब ने एक गाइडलाइन दे दी, और जो साल 1.5 बेल लोगों की नहीं हुई, वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कटेल कर दी थी इनकी पावर। ये बेल के पैरामीटर है, इनको देखें आप, पोस्ट प्री अरेस्ट बेल भी ना दें, और ये मामला सिविल लिबर्टीज के वाले से काफी, फिर बाद में इन्होंने खुद चीजों को निकले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पांव बांध कर बिल्कुल। और ये बड़ा मुश्किल, मतलब उस वक्त बेल दी गई, मरियम नवाज भी, नवाज शरीफ को, कैप्टन, और नवाज शरीफ साहब को जब हफ्ते वाले दिन अदालत लगी, भेजा लंदन में,
और उस पे इतना क्रिटिसिज्म हुआ, पीटीआई मेरे ख्याल 1.5 साल तो वो ये एक लफ्ज नहीं भूली और उन्होंने क्रिटिसिज्म की। फिर फिरदौस आशिक अवान और उनके जो वज़रा थे उनको कंटेम्प्ट में भी इसी अदालत ने बुलाया। और जिन शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, इनके जो केसेस से नैब के, इनमें अदालत ने ऐसे ऐसे जो ऑर्डर्स लिखे हैं जिनका बड़ा इफेक्ट हुआ, बड़ा इम्पैक्ट था। उस वक्त जमानतें जो है वो नहीं मिलती थी। ख्वाजा आसिफ का है। इसके अलावा मैं बात करूंगा ये चीफ कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती का केस यहाँ पे आया, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ा डेडलॉक था। हुकूमत ने एक 2 जो है वो मेंबरान तैनात कर दिए। तो यहाँ पे आई जो उस वक्त की अपोजिशन, तो अदालत ने फौरी उनको मुअत्तल कर दिया और ये कहा, हुकूमत को कहा, जो स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट, उनको कहा कि आप जो है वो बैठे, इन हुकूमत और अपोजिशन को बिठाएं और ये मामला हल करवाएं। एक समाअत हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, अदालत का एक प्रेशर था और उसके बाद हुकूमत को ऑन बोर्ड आना पड़ा अपोजिशन के साथ और वो मामला जो है वो हल हुआ। फरियाल तालपुर का केस था। मतलब अल्टीमेटली जो है वो शर्जील मेमन कराची से यहाँ है, शर्जील मेमन जो है वो कराची से यहाँ पे आए और अल्टीमेटली ये चीफ कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती का केस जो है अदालत ने उन्हीं के हल करवाया। और सबसे बड़ी बात शुरू में भी आपने की थी कि जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं, पहली दफा हमने देखा कि 3 साल में अदालत ने, ऐसा नहीं है कि कोई गैर कानूनी चीज आ गई उसको छेड़ा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में इश्यूज थे, अदालत ने देख भी लिया, ये भी कहा कि बादियों नजर में इशू है, तो इसके बावजूद कहा कि आप हल करके ले आए। तो हल हुआ ये मामला और वो अपोजिशन और हुकूमत उस वक्त। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए उस वक्त की जो हुकूमत में मुख्तलिफ आसिफ जरदारी हैं, फवाद चौधरी हैं, इनकी नाअहली के केसेस यहाँ पे आए, उसमें अदालत ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन फैसल वाडा के केस की जरूर हम बात करेंगे, जिसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जो बरकरार रखा कि फैसल वाडा ये है, उन्होंने कहा कि वो हबीब अकरम का फैसला, वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने कहा हुआ है कि ये एफिडेविट है, इसमें कोई अगर कोई कंसीलमेंट मिस डिक्लेरेशन होगी तो उस पे आर्टिकल 62(1)(f) लगेगा। उन्होंने कहा हबीब अकरम का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने दिया उसको रिवर्स होना जरूरी है, हम तो बाउंड है उसको करें, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं बात करूंगा फॉरेन फंडिंग केस की। पीटीआई यहाँ पे आई, उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के फैसले हमारे साथ किए जाएं। तो कोर्ट में इलेक्शन कमीशन भी आया, रिस्पोंडेंट दूसरी साइड पे भी आए, जो कंप्लेनेंट थे वो भी आए, उन्होंने भी पेश किया। अदालत ने कहा नहीं, ये फॉरेन फंडिंग का केस, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार जो है वो अलग से एक आईनी इदारा है, तो वो अलग से जो है वो इस केस को देखे। और हम, अदालत ने कहा कि हम कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन तवक्को करते हैं कि वो एक फेयर जो है वो फील्ड जो है वो देगा। तो फॉरेन फंडिंग केस में भी डायरेक्टली अदालत ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया कि बाकियों का भी इसमें भी दें, इसमें भी पीटीआई। और इसके अलावा मुआवने खुसूसी जो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ये अदालत ने रोक दिया कि फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा और मुख्तलिफ जो है वो केसेस इसमें आते रहे। पीएमडीसी था, पीएमसी बनाया था पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, जो पीटीआई की हुकूमत ने, तो वो उन्होंने उड़ा दिया और पीएमडीसी को बरकरार रख दिया, जिसमें जो है वो इमरान खान की हुकूमत वो बरकरार नहीं रखना चाहती थी। एचईसी का चेयरमैन तारक मनोरी को इमरान खान की हुकूमत ने हटाया, तो जो हाई कोर्ट ने उसको दोबारा बहाल कर दिया। वफाकी टैक्स मुंसिफ था मुश्ताक सुखेरा, उसको उन्होंने लगाया। एचईसी वाला बताया, वो जो अताउर रहमान साहब थे, उस पे काफी ज्यादा एलिगेशन थी। इमरान खान साहब कम वर्ड में, उनको इतना गुस्सा था और वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करवाया वो ऑर्डर कि जी वो क्यों, कम वर्ड में मुझे अताउर रहमान चाहिए। उस पर काफी सीरियस इरेगुलर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी। इन्होंने वो कहा कि ऑडिट होना चाहिए लाजमी। अब जो लोग कह रहे हैं ना जी इमरान खान के और ये वो, मुझे पता है क्योंकि मैं उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान, उनको बार बार बुलाया जाता था इमरान खान की तरफ से कि नहीं, मुझे हर हाल में अताउर रहमान चाहिए जैसे भी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं, उन्होंने कहा जी ऑडिट कराएं। जो अताउर रहमान ने 40 अरब रुपए अपने दौर में आगे पीछे किए, वो मैं जाती तौर पे जानता हूं कि उसमें जो है वो उस वक्त बहुत ज्यादा अटॉर्नी जनरल ऑफिस परेशान था कि पीएम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन एजी ऑफिस भी कहता था, उनकी जो कुछ अफसर थे वो भी कहते थे कि इसमें ऑडिट में क्या मसला है, अताउर रहमान साहब को जाना चाहिए। तोशा खाना का केस पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं, भूल जाएगा, अभी मेरे ज़हन में आ गया कि तोशा खाना का यहाँ पे केस लगा हुआ था, तो वो डेफिनेटली इमरान खान साहब के आपने कितने जनाब लिए हैं, तोहफे लिए हैं, वो बताएं। तो उस पर थोड़ा सा बताएं, आपको बैकग्राउंड काफी है। जो उस वक्त के यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ केपी गवर्नमेंट ने भी एक्टिव हो गई थी। हाँ नहीं, वो तो केस ही गुल हसन साहब के पास था। इसके बाद अब वो देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रेट फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू अटॉर्नी जनरल कि जी हमसे जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो जवाब सवाल कर रहा है, सवालनामे कि जी मुलाजमीन की डिटेल दें, प्लाटों की डिटेल दें, ये हमसे पूछ नहीं सकते। इन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट
कैसे रिट फाइल कर सकती है। रिट के लिए कुछ होती है, वो मामला भी पेंडिंग है, लेकिन उस पे इन्होंने उनके हक में अभी एडमिट भी नहीं की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की गुलजार साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब को रजिस्ट्रार के थ्रू, इवन उस पर जस्टिस काजी फैसल ने सवाल भी उठाए कि ये कैसे सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर बन गया इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उस पर उनकी एडमिट नहीं हुई पिटिशन। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि ब्रदर जजेस जहां और पीयर्स हो, और जो बड़े जजेस जो आपको पता है कि आपको ऊपर लाना है या नहीं, तो आप उनको भी नाराज कर रहे हो, तो ये बहुत सबसे मुश्किल काम ये। इसके अलावा मजीद केसेस भी हम बात करते हैं कि एक तो ये फरदौस आशिक अफगान, गुलाम सरवर खान के खिलाफ कंटेम्प्ट भी उसी दौर में आई। इसके अलावा एनसीओसी, जब ये कोरोना था तो कोरोना के दौरान एनसीओसी के हवाले से बहुत सी पिटीशनें यहाँ पे आती रहीं, तो वो क्योंकि एग्जेक्टिव था, वो देख रहे थे वो एनसीओसी के किसी मामले में अदालत ने इंटरफेरेंस नहीं की, जिस तरह एग्जेक्टिव के बाकी इश्यूज में उस तरह की इंटरफेरेंस नहीं की। मैं वही बता रहा हूं आपको बार बार कि कोई भी गैर कानूनी चीज आई तो उसको टेक्निकल तरीके से अदालत ने वापस भेजा, उनको कहा नजरसानी करें, इसमें ये कानूनी तौर पर इशू है, अल्टीमेटली फैसला आप करें, हमसे ना करवाएं। तो ये एक जो है वो अच्छी प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा जो मीर शकील रहमान है, जियो न्यूज के खिलाफ बोल के 2014, 15, 16 में जो इल्जामात थे, उस पे बोल पे जो जुर्माने थे वो अदालत ने जो है वो बरकरार रखे। इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट थे, उनका केस था, वो भी अदालत ने कहा कि आप पॉलिटिकली हल करें, वहां पे आप दोबारा जो है उनके खिलाफ चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था। इसके अलावा ईमान मजारी का जो केस है, शीरी मजारी का केस है, इस केस में भी अदालत ने जो सिट जो शहरी हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है। असद दुरानी, उनका नाम ईसीएल से नहीं निकल रहा था, वो इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करेंगे। कंपनसेशन मिसिंग पर्सन में कि जी उनकी कंपनसेशन, यस, पहली दफा कंपनसेशन हुई, 40 लाख रुपया जो है वो एक जो मिसिंग पर्सन थे उनकी फैमिली को बाकायदा तौर पर दिया गया। अभी रिसेंटली भी 9 तारीख को अदालत ने रखा हुआ है कि जितने भी मिसिंग पर्सन हुए हैं, जिस चीफ एग्जीक्यूटिव के दौर में हुए, उन तमाम को जो है वो अदालत ने कहा था कि उन पे एफिडेविट लेके आए, वज़राए दाखिला जो थे उनके एफिडेविट लेके आए, और अदालत ये कहती है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो यहाँ आकर बताए, और हम जो है वो तमाम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अदालत कर सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिसिंग पर्संस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी जजमेंट जो है वो आ भी चुकी हैं, और अभी भी केसेस जो है वो यहाँ पे मुझे बताएं बलोच मिसिंग पर्सन पे जी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दफा मिसिंग पर्सन, बलोच मिसिंग पर्सन की जब आप देखें सबसे जो समातें हुई वो इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम में चली, ठीक है, उसके बाद कोई नहीं, खामोशी। मिसिंग पर्सन का मामला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में अब कोई उनकी प्रायोरिटी नहीं है, कोई एक सिंगल डबल लग भी जाए केस, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है जिस तरह एक स्पेशल बेंच के जरिए केस लगाना, ये नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मामला है। फिर अगर आप साकिब, मसला ये आ रहा है कि हमारे दोस्त, इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग को साकिब निसार साहब के दौर में इंतकाम का निशाना भी बनाया, टफ उनके खिलाफ एक्शन, लेकिन वो अब कहते हैं कि वही साकिब निसार साहब जो जलाद बने, वही अतर मिनल्ला साहब जलाद बन के जो है वो पीटीआई को के खिलाफ करें या पीटीआई को रिलीफ ना दें। देखें, जो हक जिसका बनता है रिलीफ का, ये मेरा ख्याल है उसको मुनासिब नहीं। उनको अपने केसेस, मरियम नवाज का सबसे बेस्ट केस है मेरा ख्याल है, एक पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड किया है बिल्कुल, और अभी पता ही नहीं कि एवन फील्ड के फ्लैट अगर जब बताया जाता है मुबैना तौर पे 1992-93 में ले लिए गए, उस वक्त उनकी एज टोटल 20 साल या 19 साल हो गई, उनको उधर फोकस करना चाहिए। मैं हैरान हूँ ये किस तरफ जी के कंटेम्प्ट, और ये देखें ये प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे साफी दोस्त जिस तरह अब कह रहे हैं ना कि गद्दारी के जब ये कहते थे, अब खुद फंसे हुए हैं जो लोग, अब जो कह रहे हैं ये फिर अगले साल 2 बाद इमरान खान साहब ये प्रेसिडेंट अप्लाई करें। तो बेहतर ये नहीं है कि कुछ प्रेसिडेंट प्रिंसिपल सेट हो, चाहे इमरान खान साहब से आपकी जाती तौर पे अनाद हो या नवाज शरीफ साहब से, ये जो प्रिंसिपल है इससे जिसको रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता टेक्निकल बुनियादों पे सियासतदानों को नहली, कल भी गलत थी, परसों भी गलत थी, और आज भी गलत है, आइंदा भी गलत। मतलब एक ही प्रेसिडेंट, एक ही नवाज शरीफ को अगर गलत किया गया, मरियम को, तो आप कहते हैं जी वही तरीका अप्लाई किया जाए, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक है बिल्कुल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। और पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी नैरेटिव, कोई बयानियां रख सकते हैं, लेकिन सहाफियों को मेरा ये ख्याल है कि सहाफियों को कम से कम वो एक प्रिंसिपल, एक जो वो रखना चाहिए कि जिस चीज को हम कल गलत कह रहे थे आज भी उसको हम गलत कहते हैं। एक चीज मैं बयान करूंगा, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे
कि यहाँ पे जब ये मामला हुआ, हुकूमत चेंज हुई, नई हुकूमत आई, तो ये अरशद शरीफ साहब हैं, इमरान रियाज खान हैं, इसके अलावा मोहित पीरजादा है, समी इब्राहिम, इनके खिलाफ ये जाहिर सी बात है उस वक्त दूसरी साइड से वो सहाफ़ी थे, इनके खिलाफ यहाँ पे केसेस आ गए। तो इनके खिलाफ केसेस में जो है वो बतौर हमें रिपोर्टर्स जो है वो खड़ा होना, हम थोड़ी सी मतलब उस लाइन पे थे कि मतलब जिस तरह सहाफ़ी या दीगर बात कर रहे थे तो एक मुश्किल मरहला था, लेकिन हम इनके साथ खड़े हुए। हमने कहा कि जिसने मतलब हम कोई कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन जिसने कोई गैर कानूनी काम किया है उसको एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आपने काउंटर करना है, उस प्रोसेस से हट कर। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान में 50 FIR करवाएं और ये कहें कि आपको चमन, कराची, सिंध या सखर या कहीं पे ले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रोसेस है, FIR है, उस पर कंटेंट होना चाहिए, शवाहिद होने चाहिए, उसके बाद आप कार्रवाई करें। तो हम उनके साथ भी खड़े हुए, पहले वाले सहाफियों के साथ भी खड़े हुए, इसलिए प्रिंसिपल एक ही। कोर्ट्स भी मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस भी हैं वो एक प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, कल भी जो है वो एक उसी प्रिंसिपल पे थे, आज भी उसी प्रिंसिपल पे, और हम सहाफियों को भी उसी प्रिंसिपल पे चलना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए ना, अगर इमरान से जो कहते हैं तो रात को अदालत में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पे आया कि जी बिल्कुल रात को अदालत खुली, और वो अदालतें खुली तो फिर वो असद कैसर ने भी कहा कि वोटिंग में रिजाइन देता हूँ। बिल्कुल तो हालात क्या होते हैं जो बिल्कुल हमें बताया, जो मेरी इतला है कि वो आगे लेके जाना चाह रहे थे, तो कुछ और उनके ज़हन में चीजें थी। तो देखें, प्रोसेस कंप्लीट करने में बड़ा उनका रोल था। और लेकिन मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ये है कि चाहे PTI है चाहे नून है, सबको पता है कि कौन किसकी तरफ से ऑर्डर आते हैं, चीज़ें चलती हैं। तो मेरा ख्याल है हमें किसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो, तो सबको पता है कि पीछे गेम क्या होती है। बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना एक बैलेंस रखें, चाहे वो जज है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, वो एक बैलेंस रखें। बैलेंस ही बेस्ट चीज़ है। अगर बैलेंस हम खो देंगे तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब। हमने कोशिश की नाजरीन के कुछ फैक्ट्स जो है वो आपके सामने रखें, और आइंदा भी हम आपको मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जो है वो अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।